public enemy number one. Your son just... Get out! It ain't up for discussion. ये मूवी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के गिर्द घूमती है जो एक पॉलिटिशियन के हाथों ब्लैकमेल होते हुए पॉलिटिशियन के बेटे को बचाते बचाते वो अपने साथ काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स की वजह से खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन लास्ट में वो पॉलिटिशियन के बेटे को तो बचा नहीं पाता, लेकिन पॉलिटिशियन खुद ही मारा जाता है। आइए ये सब कुछ कैसे हुआ इसके लिए वीडियो को देखती हैं। मूवी के स्टार्ट में हम वाकर नाम के एक आदमी को देखते हैं और वाकर जंगल के बीच में एक कैबिन में रहता था और यहाँ पर उसके पास बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। वो उन ड्रग्स पर ऑयल छिड़क रहा था, वो इसलिए कि अब वो ड्रग्स जलाकर अपना ड्रग सप्लाई वाला काम छोड़ देगा। इसके बाद हम ट्रक को देखते हैं जिसमें 4 लोग चार्ली, मियाँ, वेस और जॉनी बैठे होते हैं और इन चारों के पीछे नारकोटिक स्क्वाड के लोग लगे हुए थे, क्योंकि ये लोग वॉशिंग मशीन से भरे हुए एक ट्रक को बहुत ही स्पीड से भगाते हुए ले जा रहे थे, क्योंकि ट्रक में मौजूद वॉशिंग मशीन में ड्रग्स थे। नारकोटिक स्क्वाड यानी कि पुलिस इन लोगों को किसी न किसी तरह से पकड़ना चाहती थी और पुलिस इन लोगों को वार्निंग भी देती है कि अगर आप लोगों ने ट्रक को ना रोका तो हम शूट कर देंगे, लेकिन ये लोग ट्रक को नहीं रोकते, जिसकी वजह से पुलिस इन लोगों पर फायरिंग कर देती है। उन चारों में से गोली किसी को भी नहीं लगती और अब यहाँ पर पुलिस की कुछ गाड़ियाँ आउट ऑफ कंट्रोल होकर पीछे ही रुक जाती हैं, लेकिन पुलिस की एक गाड़ी अभी भी उनके पीछे ही होती है। लेकिन वो लोग तो ट्रक को किसी भी कीमत पर नहीं रोकना चाहते थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रोनते हुए जा रहे थे। अब मियाँ और जॉनी जो ट्रक के पीछे होते हैं, ये दोनों ट्रक में से एक वॉशिंग मशीन निकाल कर पुलिस की गाड़ी पर फेंक देते हैं और इस तरह से पुलिस की ये लास्ट वाली गाड़ी भी अब यहाँ पर ही रुक गई थी और वो चारों दोस्त ट्रक को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जिस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पर ये वॉशिंग मशीन गिरी थी उसका नाम कॉर्टिस होता है और गाड़ी पर वॉशिंग मशीन गिरने की वजह से कॉर्टिस बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस गाड़ी में इसके साथ 3 और पुलिस वाले थे जिनका नाम विंसेंट, हेज और जैक होता है और फिर ये लोग यहाँ पर पुलिस बैकअप बुला लेते हैं। अब हम फिर से वाकर को देखते हैं जो एक मार्ट से अपनी बेटी के लिए क्रिसमस पर देने के लिए कोई गिफ्ट पसंद कर रहा था और वो स्टोर से निकलकर अपनी वाइफ को कॉल करता है और बताता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट बाय किया है और मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अब रात को जल्दी सो गई थी, इसलिए अब मैं उसे जगा कर तुमसे बात नहीं करवा सकती, सॉरी, और ना ही तुम यहाँ पर आने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वाकर अपनी वाइफ से अलग रहता है, तो उसकी वाइफ उसे ये भी कह देती है कि तुमने हमें 1 साल पहले तो छोड़ दिया था, इसलिए अब तुम्हें हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वाकर अभी भी इसी बात पर जिद कर रहा था कि मैं आज भी अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं ये गिफ्ट अपनी बेटी को देकर ही रहूंगा। फिर हम दूसरी तरफ एक और पुलिस ऑफिसर एली को देखते हैं जो वाकर के साथ ही मिलकर काम कर रही थी। वो एक आदमी के पास जाती है जो अपनी वाइफ को मार रहा था और जब एली उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो आदमी वहाँ से भागने लगता है, तो पैर फिसलने की वजह से वो आदमी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तो अब क्योंकि वो अपनी वाइफ को पीट रहा था इसलिए इनकी नजर में ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है, तो वाकर एली को कह भी देता है इस तरह के काम करना हमारा काम नहीं है। तो फिर हम दूसरी तरफ चारों फ्रेंड्स चार्ली, माया, वेस और जॉनी को एक जगह पर बार के बाहर देखते हैं। इन लोगों ने एक गैंग से लोन ले रखा था और अब इन लोगों ने ट्रक में मौजूद वॉशिंग मशीन में ड्रग को सेल करके गैंग का कर्जा उतारना था और अब ये लोग ड्रग की सेल का पैसा लेकर उसी गैंग के पास चले जाते हैं जिनसे इन लोगों ने कर्जा लिया हुआ था। ये लोग पैसों को लेकर बार में एक लड़के सुई के पास चले जाते हैं और सुई अपने पैसे को वापस देकर बहुत ही खुश होता है और इसी दौरान ही सुई अपने अंकल जिसका नाम चिंग होता है उसे बार से बाहर भेज देता है और चिंग बार से बाहर चला जाता है और बार के बाहर
करीब एक गाड़ी आती है जिसके अंदर 3 लोग थे। कार वालों ने मास्क लगाया हुआ था। देखने में ये लग रहा था जैसे वो लोग अटैक करने वाले हों और बार के बाहर चारों दोस्तों में से 2 लोग वेस और जॉनी अपनी गाड़ी में ही थे। वो भी इन लोगों को देख रहे थे। अब इनके 2 साथी चार्ली और मिया जो बार के अंदर थे, ये दोनों उनको कॉल करके कह देते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम लोग जल्दी से बाहर आ जाओ वरना अटैक में मारे जाओगे। और दूसरी तरफ चिंग को भी बाहर खड़े 3 लोगों का मैसेज आ जाता है कि तुम बाहर आ जाओ, यहाँ पर अटैक होने वाला है। और फिर ये 3 लोग अंदर जाते ही अंधाधुंध फायरिंग करके अटैक कर देते हैं। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और कुछ लोगों को तो भागने का मौका ही नहीं मिलता और वो लोग उधर ही मारे जाते हैं। अब इस क्लब में अटैक की खबर दूसरी तरफ गाड़ी में वाकर और एली को भी मिल जाती है और ये दोनों भी फौरन से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अंदर जाकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बुरा अटैक हुआ है। काफी लोग मारे गए हैं। हर तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। तो अब ये दोनों इस होने वाले अटैक को चेक करने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और सीसीटीवी में वाकर चार्ली को भी देख लेता है। अब वाकर चार्ली को तो बहुत ही अच्छे से जानता था, लेकिन उसने जानबूझकर पुलिस वालों के सामने चार्ली को पहचानने से इनकार कर दिया था। वाकर फौरन ही वहाँ से निकलता है और एक पॉलिटिशियन के पास चला जाता है और ये पॉलिटिशियन कोई और नहीं बल्कि चार्ली का डैड होता है जिसका नाम लॉरेंस बोमार्ट होता है। तो वाकर लॉरेंस से पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा चार्ली इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन इस आदमी को अपने बेटे चार्ली का कुछ भी पता नहीं होता। तो वाकर उसे उसी बार की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें चार्ली साफ साफ नजर आ रहा था। तो वाकर लॉरेंस को वार्न करता है कि तुम्हारा बेटा सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है और फुटेज में देखने से ये लग रहा है कि वो फायरिंग करने वालों के साथ है और इस तरह से तुम्हारा बेटा पूरी तरह से इस केस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो लॉरेंस डर कर वाकर से कहता है कि जो भी हो जाए मुझे मेरा बेटा सही सलामत जिंदा चाहिए बस, वरना मैं तुम्हारी काली करतूतों का सबको बता दूंगा कि किस तरह से तुमने अपने ऊपर केस खत्म करने के लिए ऑफिशियल लॉयर को पैसे दिए थे। तो फिर वाकर कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा और अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाए तो अपने बेटे को लेकर इस मुल्क से निकल जाना। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं। ये सुई की मदर जो चिंग की बड़ी बहन जिसका नाम मदर होता है। मदर उस गैंग की लीडर भी होती है जिससे उन चारों दोस्तों ने लोन लिया हुआ था। अब सुई की तो बाहर वाले अटैक में डेथ हो गई थी, तो इसलिए सुई की मॉम सुई के गैंग की लीडर थी और अपने बेटे की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में थी। अब वो अपने छोटे भाई चिंग पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि मुझे अपने बेटे की डेथ के बारे में जानना है और वो लोग जब मेरे बेटे पर फायरिंग कर रहे थे तो तुम उस वक्त कहाँ पर थे। तो चिंग कहता है कि मुझे तो आपके बेटे ने ही खुद बाहर से बाहर भेज दिया था, इसलिए मैं उस अटैक में बच निकला। लेकिन हम तो ये बात जानते हैं कि जब सुई ने उसे बाहर जाने के लिए कहा था तो तब ही चिंग के पास मास्क मैन वालों का मैसेज आ गया था कि तुम बाहर आ जाओ, यहाँ पर अटैक होने वाला है। तो चिंग को अटैक की पहले ही खबर मिल गई थी और वो बार में होने वाले अटैक से बच निकला, लेकिन उसने अपनी बहन से ये बात छुपा ली थी। इसके बाद हम वाकर को देखते हैं जिसको चार्ली को ढूंढने का टारगेट मिला था। तो वाकर उस बार के पास ही एक क्लिनिक में जाता है जिस क्लिनिक में बार के कुछ जख्मी लोग अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। तो वाकर उन लोगों को थ्रेट करता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि बार में उस वक्त क्या हुआ था। तो वो आदमी कहता है कि मुझे तो बस इतना ही पता है कि मैंने बार में कुछ मास्क पहने हुए लोगों को देखा था और उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उस फायरिंग में बहुत ही लोग मारे गए थे और कुछ जख्मी हो गए और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वाकर हॉस्पिटल में कॉटेज से मिलने जाता है क्योंकि उसके ऊपर उन चारों ने वॉशिंग मशीन गिरा कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। और अब हॉस्पिटल में वाकर को अपने साथी पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि कॉटेज पर वॉशिंग मशीन फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि चार्ली ही होता है। और यहाँ पर वाकर के साथी पुलिस ऑफिसर को भी इस बात का पता लग गया था कि वाकर का चार्ली के डैड के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए वो चार्ली को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर इसे कॉटेज से मिलने नहीं देते। तो तब वाकर कॉटेज की वाइफ से मिलता है। तो कॉटेज की वाइफ वाकर को बताती है कि एक्सीडेंट से कुछ ही देर पहले मेरी कॉटेज से बात हुई थी। वो तुम्हारे साथ साथ कुछ और लोगों का भी कह रहा था कि 5 पुलिस वाले एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसके बाद हम वाकर के फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहाँ पर
पर वाकर और उसके साथी पुलिस ऑफिसर ड्रग की चोरी के साथ साथ ड्रग्स की डीलिंग भी किया करते थे। तो जब इनमें से इनके एक साथी ने इनकी बात लीक करने की कोशिश की तो वाकर उसे मार देता है और उसके मर्डर का केस वाकर के ऊपर आ जाता है। और उसी केस को खत्म करने के लिए वाकर ने ऑफिशियल लॉयर को पैसे दिए थे और इन सब में चार्ली के डैड ने उसका साथ दिया था। इसके बाद हम मियाँ और चार्ली को देखते हैं। अब मियाँ चार्ली के साथ अपने अंकल के पास आई हुई थी। तो यहाँ पर मियाँ अपने अंकल से कह रही थी कि प्लीज आप फेक पासपोर्ट बनाने में हमारी मदद करें ताकि हम इस कंट्री को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और पुलिस भी हमारे पीछे लगी हुई है। अब हम फिर से वाकर को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आ जाता है और उसकी साथी एली उसे मदर की पिक्चर दिखाती है जो सुई की गैंग की लीडर होती है। अब एली बताती है कि इसका बेटा उस दिन बाहर अटैक में मारा गया, तो इसलिए मदर अपने बेटे के खून का बदला जरूर लेगी। तो इतनी देर तक वाकर की बॉस उसके पास आती है और उसे वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें पुलिस की जॉब से निकाल दूंगी। तो तुमने पुलिस को मजाक समझा हुआ है क्या? तुम चार्ली को जानते भी थे लेकिन फिर भी तुमने अपने बयान में चार्ली को पहचानने से इनकार किया। तो इसलिए उसकी बॉस ने वाकर से केस लेकर एली को दे दिया, क्योंकि अब वाकर पर उसकी बॉस को भरोसा नहीं रहा था और चार्ली की हेल्प करने की वजह से एली को भी गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए वाकर उससे माफी मांगता है और एली से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज मुझे दे दो, क्योंकि तुम इस केस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगी। इसके बाद हम चार्ली के डैड लॉरेंस को देखते हैं जो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तो तभी दो लोग बाइक पर आकर उसे गन पॉइंट करते हैं और उसे किसी से फोन पर बात करने का कहते हैं। तो कॉल की दूसरी तरफ मदर होती है जो लॉरेंस से कहती है कि मेरे बेटे की डेथ का जिम्मेदार तुम्हारा बेटा है और मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारा बेटा चाहिए। और इस बात से लॉरेंस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वाकर मियाँ के काम करने वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो मियाँ के अंकल से मिलता है और उससे मियाँ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। पहले तो अंकल मियाँ के बारे में कुछ भी नहीं बताते, लेकिन जब वाकर उसे थोड़ा सा फोर्स करता है तो वो बताना स्टार्ट कर देता है कि मियाँ और चार्ली दोनों ही इस मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं और आज रात वो लोग बाहर में मुझसे पासपोर्ट लेने आने वाले हैं। और इतनी देर में वाकर को बाहर से पुलिस के कार की सायरन की आवाज सुनाई देती है। तो वो मियाँ के अंकल से कहता है कि अगर पुलिस वाले मेरे बारे में पूछे तो साफ इनकार कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो फिर हम मदर को देखते हैं जिसने मियाँ और चार्ली के एक तीसरे साथी वैस को पकड़ लिया था। वैस मदर को देखकर बहुत ही डर जाता है और कहता है कि मेरा बाहर वाले अटैक में किसी भी किस्म का कोई भी लिंक नहीं है। मैं तो उस रात गाड़ी में बैठा हुआ था और मैंने देखा कि 3 लोग मास्क पहने हुए बार के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं तो अपने बाकी साथियों में से सिर्फ मियाँ को जानता हूँ। अगर तो आप लोग मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको मियाँ तक पहुँचा देता हूँ। इसके बाद हम वाकर को देखते हैं जो बार में मियाँ को उसका पासपोर्ट देने के लिए आया था। तो मियाँ उसे देख कर डर जाती है। तो वाकर उसे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, क्योंकि पुलिस के साथ साथ मदर के लोग भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर तो तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी और मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। इसलिए मुझे चार्ली का पता बता दो, वो कहाँ पर है। तो मियाँ कहती है कि मैं तो चार्ली को जानती ही नहीं। अब ये चार्ली के बारे में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर बाकी पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। तो मियाँ उन पुलिस वालों को देखकर हैरान हो जाती है और वाकर को शॉकिंग बात बताती है कि उस रात जब बार में अटैक हुआ था तो उन तीनों मास्क मैन में से उसने एक आदमी का फेस देख लिया था और वो मास्क मैन वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि यही पुलिस ऑफिसर था। और ये सुनकर वाकर भी बहुत ही हैरान हो जाता है और अब वो पुलिस वाले भी वाकर के पास आ जाते हैं और वो लोग भी कोई पुलिस वालों की तरह बिहेव नहीं करते बल्कि किसी गैंगस्टर के लोगों की तरह बात करते हैं। वाकर से कहते हैं कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि इसके दोस्त ने हमारा बहुत ही नुकसान किया है। और वाकर भी इन लोगों से उनकी जुबान में बात करता है कि मैं इस लड़की को तुम लोगों के हवाले नहीं कर सकता। तो इसी बहस में वाकर और पुलिस वालों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इतनी देर में यहाँ पर मदर गैंगस्टर के लोग भी आ जाते हैं, जो आते ही मियाँ को देखकर मियाँ पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वाकर मियाँ को बचाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन मियाँ को मारने वाले लोग बहुत ही ज्यादा थे। अपने आप को बचाने के लिए मियाँ भी उन लोगों के साथ लड़ने लगती है। अब यहाँ पर पुलिस वाले भी मियाँ को अपने साथ ले जाना चाहते थे और दूसरी तरफ मदर गैंग के लोग मियाँ को अपने साथ ले जाना चाहते थे। तो इस तरह पुलिस वाले और गैंग वाले आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो इतनी देर में मियाँ की जान बचाने के लिए यहाँ पर चार्ली भी पहुंच जाता है। अब चार्ली को देखकर पुलिस और गैंग के लोग चार्ली पर भी फायरिंग करने लगते हैं। तो वाकर मियाँ
को लेकर जल्दी से चार्ली के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो वरना तुम लोग यहाँ पर ही मारे जाओगे, सिर्फ मैं ही तुम लोगों को बचा सकता हूँ। तो इन लोगों को भागता हुआ देखकर पीछे से पुलिस वाले इन पर फायरिंग करने लगते हैं और वाकर की फायरिंग से पुलिस वालों का एक साथी मारा जाता है और ये लोग पुलिस वालों की फायरिंग से बचते हुए बाहर अपने गाड़ी तक आ जाते हैं। लेकिन बाहर तो मदर गैंग के लोग थे, तो इनके बाहर आते ही वो भी इन लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर चार्ली को पता चलता है कि इनके दोस्त वैस ने ही मदर गैंग के लोगों को यहाँ की इंफॉर्मेशन दी थी। अब वाकर, मियाँ और चार्ली ये तीनों पुलिस और गैंग वालों से बचकर आगे निकल आए थे और रास्ते में वाकर अपने साथी एली को कॉल करता है और एक शॉकिंग न्यूज देता है कि ये लोग केस को जिस तरह सुलझा रहे थे तो ये केस वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि उस रात जब पुलिस वॉशिंग मशीन से भरे हुए ट्रक का पीछा कर रही थी तो दरअसल वो क्रिमिनल का पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि वो ट्रक में मौजूद वॉशिंग मशीन में ड्रग को हासिल करना चाहती थी। वो पुलिस के बेस में ड्रग डीलर थे और ड्रग गैंग से मिले हुए थे और इस सारे खेल की सच्चाई एक चौथे पुलिस ऑफिसर कॉर्टिस को पता चल गई थी। इसलिए इन लोगों ने प्लान के मुताबिक उसे आगे रखा ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो और एक्सीडेंट में पुलिस ऑफिसर कॉर्टिस मारा जाए और उनके राज का किसी को कुछ भी पता ना चले। लेकिन कॉर्टिस तो एक्सीडेंट में जिंदा बच जाता है। तो वाकर फौरन से एली से कहता है कि तुम फौरन ही हॉस्पिटल जाओ और जाकर कॉर्टिस की जान बचाओ और उसे ये भी बताता है कि बार पर उन्हीं पुलिस ऑफिसर ने अटैक किया था जो ट्रक के पीछे लगे हुए थे। लेकिन उन तीनों में से एक पुलिस ऑफिसर तो वाकर की फायरिंग से मारा जाता है और बाकी बचे दो लोग और उन दोनों में से एक आदमी मदर के भाई चिंग को कॉल करता है और बताता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा और वो काम ये है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर जख्मी ऑफिसर कॉर्टिस को मारना होगा क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है और जब उसे होश आएगी तो वो हमारे बारे में सब कुछ बता देगा जिसे हम सब मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अब तक पुलिस ऑफिसर एली भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कॉर्टिस तक पहुंच पाती तो चिंग कॉर्टिस को गोलियां मारकर उसे मार चुका था और यहाँ से जाते हुए चिंग उस मर्डर की आई विटनेस कॉर्टिस की वाइफ को भी मार देता है। तो एली ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी, इसलिए वो चिंग को पकड़ने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगती है और जवाब में चिंग भी उस पर फायरिंग करता है। एली बड़ी होशियारी चालाकी से चिंग की फायरिंग से बचते हुए उसकी टांग पर फायरिंग करने में कामयाब हो ही जाती है और उसे पकड़ लेती है। तो यहाँ पर एली फिर वाकर के घर जाती है तो उसे वाकर की एक्स वाइफ बताती है कि वाकर यहाँ पर नहीं रहता बल्कि जंगल के बीच में बने हुए एक घर में रहता है। वो वाकर के पास जाने ही वाली थी तो तभी जिंग का मोबाइल जो एली के पास होता है उस मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि वो पुलिस ऑफिसर जिसने चिंग के जरिए कॉर्टिस को मरवाया था तो इसलिए वो ऑफिसर्स चिंग को डील करने के लिए बुला रहे थे। लेकिन चिंग का मोबाइल तो एली के पास था। अब वहाँ पर चिंग तो नहीं जाता लेकिन उनके मैसेज के थ्रू एली वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेती है। अब हम दूसरी तरफ वाकर के घर चार्ली और मियाँ को देखते हैं। वाकर जल्दी से चार्ली के डैड लॉरेंस को कॉल करके खुशी खुशी बताता है कि चार्ली मिल गया है, लेकिन लॉरेंस को तो मदर गैंग ने पहले ही पकड़ लिया था। तो अब ये खबर मदर गैंग के पास भी पहुँच जाती है। तो फिर गैंग लीडर मदर फौरन से ही चार्ली की लोकेशन का पता चलाते हुए चार्ली को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है क्योंकि मदर ये समझ रही थी कि उसके बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चार्ली ही है। तो उधर मदर गैंग के लोग चार्ली के घर पर आकर फायरिंग करने लग जाते हैं। तो फिर जवाबन वाकर और चार्ली भी उन लोगों पर खूब फायरिंग करते हैं। अब वाकर और चार्ली तो घर के अंदर थे इसलिए उन्हें कवर मिल जाता है और वो बच जाते हैं। तो गैंग के लोगों ने घर के नीचे से भी घर में घुसने की कोशिश की जिस पर वाकर ने टाइमली उन पर फायरिंग कर दी। अब बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका था और हर तरफ गैंग के लोग ही लोग थे। तो उस वक्त वहाँ पर मदर गैंग की एक और लड़की आ जाती है जो कम्बैट फाइटिंग जानती थी। उसने आते ही वाकर से फाइट स्टार्ट कर दी। वाकर जो पहले ही बहुत ज्यादा थका हुआ था तो वो इस लड़की से लड़ते हुए और ज्यादा थक जाता है और वो लड़की वाकर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। लेकिन अब जैसे ही वो लड़की वाकर को मारने वाली थी तो वाकर ने बड़ी होशियारी से पास ही पड़ी हुई एक गन से शूट करके उस लड़की को मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि चार्ली और मियाँ दोनों ही पकड़े गए थे। मदर गैंग की लीडर चार्ली के डैड को भी यहाँ पर ले आई थी तो वो चार्ली के डैड से कहती है कि तुम्हारे इस बेटे की वजह से मेरा बेटा मारा गया है। मैं अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी तो अब मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगी जैसा उसने मेरे साथ किया था। मैं इस लड़की यानी कि मियाँ को मार दूंगी क्योंकि तुम्हारा बेटा इस लड़की से बहुत ही प्यार करता है। जरा इसे भी तो पता चले अपनी प्यारी सी चीज को खोने का क्या दर्द होता है और मैं ये काम अपने
हाथों से नहीं करूंगी, बल्कि इस लड़की को तुम खुद मारोगे। इसलिए मदर गन को चार्ली के डैड के हाथ में थमा देती है और कहती है कि इस लड़के को शूट कर दो। लेकिन इससे पहले चार्ली के डैड मिया को शूट करते तो तभी वहाँ पर एली आ जाती है और मदर गैंगस्टर की लीडर को सारा सच बता देती है। वो अपने साथ उन 2 पुलिस वालों को भी लेकर आई थी जिन्होंने मदर के बेटे को मारा था। तो यहाँ पर 2 पुलिस वालों के साथ तीसरा बंदा मदर का भाई होता है। तो एली मदर को ये भी बताती है कि तुम्हारा भाई भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था। चार्ली और मिया का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे बेटे को उधार का पैसा वापस करने आए थे। असल कसूर तो इन दोनों पुलिस वालों और तुम्हारे भाई का है जिनकी वजह से तुम्हारा बेटा मारा गया है। तो इनमें से एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर मौजूद एक बंदे से गन छीन लेता है और एली पर फायरिंग करने लगता है। और उधर मदर जो अपने भाई को शूट करने वाली थी तो उसका भाई उससे पहले ही उस पर फायरिंग कर देता है और मदर यहाँ पर मारी जाती है। और वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने बार पर अटैक किया था, जो मास्क लगा कर आए थे, वो चार्ली और मिया पर अटैक कर देते हैं क्योंकि ये लोग बार अटैक के आई विटनेस थे। और जब वो पुलिस वाले इन दोनों पर फायरिंग करने लगते हैं तो चार्ली के डैड उसके सामने आ जाते हैं और गोलियां सीधा लॉरेंस को लगती हैं और उनकी वहां पर ही डेथ हो जाती है। और अपनी जान देखकर लॉरेंस ने अपने बेटे चार्ली को बचा लिया था। ये सब कुछ देखकर वॉकर भी बाहर निकलता है और यहाँ पर मौजूद लोगों पर गोलियां चलाता है ताकि वो अपने साथी एली को बचा सके। तो यहाँ पर वॉकर उन दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर में से एक को शूट करके मार देता है और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बच जाता है जो पैसों का बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वॉकर ने उसका पीछा किया और उस पर गोलियां चलाकर उसे भी मार दिया। और उस पुलिस ऑफिसर ने मरते हुए वॉकर पर भी फायरिंग की थी, लेकिन वॉकर सिर्फ जख्मी होता है। और फिर क्राइम सीन में हम देखते हैं कि चार्ली और मिया अभी जिंदा थे। ये दोनों यहाँ से एक गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं। तो एली उन लोगों से कहती है कि तुम्हारे लिए बेस्ट यही है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हारा जुर्म छोटा है, तुम लोगों ने सिर्फ ड्रग्स चुराई थी, इसलिए तुम्हें इतनी ज्यादा सजा नहीं होगी और पुलिस की कस्टडी में तुम लोग सेफ भी रहोगे क्योंकि अब मदर गैंगस्टर की लीडर की जगह जिंग संभालेगा और उसके लोग तुम्हें जरूर मार देंगे। लेकिन मिया और चार्ली उसकी बात नहीं मानते और यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर एली वॉकर के पास आती है और वॉकर उसे कहता है कि तुम्हें मुझे भी अरेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल के साथ मिला हुआ था और मेरा बाय किया हुआ गिफ्ट मेरी बेटी को जरूर दे देना। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शुक्रिया। You're not gonna get out of this.